हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। स्वागत है आप सब बच्चों का आज के सेशन में। और आज का लेक्चर आपका लेक्चर नंबर 2 है मॉडर्न फिजिक्स का। सो वी आर बैक विद दिस लेक्चर यार, और आपके सीरीज को कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा आफ्टर कंप्लीटिंग मॉडर्न फिजिक्स ऑब्वियसली वो आएगा ईएमआई एंड एसी का। आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एसी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए माना जाता है, जिससे हर साल 2 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं किसी भी तरीके से। ठीक है, तो आज के लेक्चर इसमें सारे जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है मॉडर्न फिजिक्स के, सारे कॉन्सेप्ट सारे फॉर्मूले आईआईटी लेवल के, वो आपके रिवाइज हो जाएंगे फॉर योर नीट 2026। तो ऑसम तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना फिर स्टार्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से, राइट। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, जो आपको हर क्वेश्चन में एक कंसेप्ट का रिवीजन देखने को मिलेगा, उसका एप्लीकेशन करने को देखने को मिलेगा कि न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे किया जाता है। ये सारी टेक्निक इस सीरीज के थ्रू हर बच्चा सीख रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों, आप भी देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। जो डेटा गिवन होता है उसको बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करते हुए आगे बढ़ना होता है, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 20 किलो वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस एन एक्सरे एक्सरे ट्यूब, द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे जनरेटेड। तो यार अगर वो एक्सरे की बात कर रहा है और उसमें मिनिमम वेवलेंथ पूछ रहा है, तो ये कौन से वाला केस होता है, ये आपको अंडरस्टूड है। अगर उसने बोला है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बोला है तो भी आपको फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करके आना चाहिए और डायरेक्ट याद रखना चाहिए, ठीक है। तो एक्सरे के क्वेश्चन से हम यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं, सब कुछ आपके सामने है गाइस। तो अगर वो बात कर रहा है एक्सरे की, तो थोड़ा सा मैं कंसेप्ट आपको याद दिला दूं बच्चों। एक्सरे जब बनती है तो कोई मेटल का कोई टारगेट होता है, हाई स्पीड के इलेक्ट्रॉन्स है, सपोज करो उस पर आप स्ट्राइक करा रहे हो, ठीक है। तो एक्सरेज जो होती हैं बेसिकली, अगर मैं बात करूं इसके कॉन्टिन्यूस एक्सरे और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के बारे में, तो 2 तरीके की एक्सरे देखने को उस समय मिलती हैं, और एक आपकी कॉन्टिन्यूस होती है, एक आपकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस और कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अगर मैं बात करूं, ये केवल तभी पॉसिबल होगी जब इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा। लेकिन जो कॉन्टिन्यूस एक्सरे होती है, जिसमें जो यहाँ पे जनरेट होती है, जैसे इसमें क्या होता है बेसिकली, जो मेटल होता है, जो टारगेट होता है, जब स्ट्राइक कराते हैं हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स की, तो जो वहाँ पे जनरेट होती है रेज, वो कुछ कॉन्टिन्यूस रेज को वहाँ पे आफ्टर स्ट्राइकिंग उनको जनरेट करता है, वो वहां से रिलीज होती है। तो ये जो आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, ये दिस इज द क्वेश्चन कॉन्टिन्यूस एक्सरे के अंदर ही आएगा। यानी मिनिमम वेवलेंथ कभी भी पूछेगा आपसे तो समझ जाना वो कॉन्टिन्यूस एक्सरे की बात कर रहा है, क्योंकि इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं है, तो इसी में होता है। बस सिंपल, बोले या ना बोले वो कॉन्टिन्यूस एक्सरे की बात कर रहा है। और मिनिमम वेवलेंथ का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख सकते हो, 12400/v, ये शॉर्टकट फॉर्मूला, एक तरीके से सब कुछ सॉल्व करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। और ये जो भी वेवलेंथ आएगी यहाँ से, ये एंगस्ट्रॉम में आएगी, ये याद रखना है। बस इतना सी बात है दोस्तों। और इस पे एक चीज आपको समझ में आ रहा है कि आप इसको, ये डी एक्सेलरेट होने के बाद होती है, ये ट्रांजिशन की वजह से होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। तो ये v है क्या, ये है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज योर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि वो जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे हाई वोल्टेज का, तभी ये पॉसिबिलिटी आती है। तो देख सकते हो यहाँ पे जो मिनिमम वेवलेंथ है आपकी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे पोटेंशियल के। दिस इज नॉट डी ब्रोगली वेवलेंथ, दिस इज एक्सरे, कॉन्टिन्यूस एक्सरे जब जनरेट होते हैं उनकी वेवलेंथ है, मिनिमम वेवलेंथ के नाम से जानी जाती है, बहुत फेमस है। अब आपको कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट पोटेंशियल दे रखा है 20 किलो वोल्ट, तो भाई यहाँ पे आप पुट कर देंगे, तो दैट इज 12400/20, और किलो में है तो 10⁻3, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे, लगभग 0.62 ऐसे कुछ आना चाहिए बच्चों एंगस्ट्रॉम में। आप इसको सॉल्व करके देख लेंगे, तो हाँ लगभग इतना ही आएगा। और एंगस्ट्रॉम में है, बस ये याद रखना है कि इसका जो यूनिट है वो ये है। थोड़ा सा मैंने कैरेक्टरिस्टिक आपको इसका बता दिया है, और ये फॉर्मूला किसके लिए यूज होता है, कॉन्टिन्यूस के लिए होता है, कैरेक्टरिस्टिक के लिए यूज नहीं होता है। बट वो बोले ना बोले तो आप समझ जाना मिनिमम वेवलेंथ की अगर बात कर रहा है। सो दिस इज अमेजिंग, राइट। ऐसे छोटे छोटे एक्सप्रेशन अगर आपको याद नहीं रहेंगे, तो एक बेस्ट सा प्रॉब्लम जो आपसे हो सकता था वो आपके हाथ से निकल जाएगा और आपके मार्क्स कम आ जाएंगे। तो इसलिए रिलेशनशिप आपको याद रखनी घनी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, आईआईटी का तो बहुत फेमस है, आईआईटी एडवांस में लगभग बहुत बार पूछा गया, ठीक है। तो दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है आपके एग्जाम में भी बात बन जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे आईआईटी के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं फॉर योर एग्जाम। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हर तरीके का कंसेप्ट, हर तरीके का लेवल ऑफ प्रॉब्लम आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगे, ठीक है। धुरंधर खिलाड़ियों, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, राइट। चलो भाई देख लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की कहानी मेरी जुबानी क्या है।
उसने बोला के अल्फा वेवलेंथ इमिटेड बाय एन एटम ऑफ एटॉमिक नंबर, के अल्फा वेवलेंथ, तो के अल्फा सीरीज है भाई। अगर के अल्फा सीरीज की कभी भी बात करेगा एक्सरे के केस में तो जेड का जो बी की वैल्यू होगी, जो बी रहता है इसमें एक कांस्टेंट वैल्यू जो मैं बताऊंगा आपको, वो 1 ही लेनी होती है। ये आप ध्यान रखेंगे, के अल्फा वाले केस में हमेशा 1 लेना है। और के अल्फा वेवलेंथ इमिटेड बाय एन एटम, एक एटम है आपके पास जिसका एटॉमिक नंबर दे रखा है, लेट्स सी जेड, और Z1 मान लेता हूं मैं इसको 11, और जब ये वेवलेंथ इमिट कर रहा है तो उसकी वेवलेंथ दे रखी है लैम्डा, तो ये 11 है लैम्डा, तो उसको मैं लैम्डा 1 मान लेता हूं किसी एटम के थ्रू, ठीक है। फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ फॉर एन एटम, एक और एटम है जिसका एटॉमिक नंबर आपको निकालना है, दैट इमिट्स के अल्फा, वो भी के अल्फा रेडिएशन ही, यानी फॉर अदर, ठीक है, एटम, एक और एटम है फॉर के अल्फा जो इमिट करेगा, और उसका जेड निकालना है, यानी Z2 निकालना है, लेकिन उसकी जो लैम्डा है वो जो रिलीज कर रहा है 4 लैम्डा है। तो बच्चों एक चीज का हमेशा याद रखेंगे, जब भी लैम्डा देख के जेड पूछेगा एटम का, लैम्डा देख के जेड पूछेगा, और के अल्फा वेवलेंथ सीरीज की यहाँ पे बात कर ही रहा है ऑब्वियसली, तो इस केस में मोजले जो लॉ होता है वो आपको याद रखना है, और ये एक बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। हालांकि मैं आपको बच्चों को याद दिला दूं, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है जेड माइनस बी का होल स्क्वायर, ये उसका लॉ होता है, और इस लॉ को आप याद रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए मैंने एक डायरेक्ट इसको सॉल्व करके फॉर्मूला बना रखा है, अगर बच्चे को याद है और ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है जो आईआईटी एडवांस में आता ही रहता है, वो जल्दी सॉल्व कर सकता है, फिर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो के अल्फा के लिए जो बी है ना, यहाँ पे ये बी जो है ये 1 होता है, तो नॉर्मली आप इसको याद रख सकते हो, फिर जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, जेड इज द एटॉमिक नंबर आपका, ठीक है। अब किसी भी एटम के लिए आप इक्वेशन बना सकते हो और आप वैल्यू को सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों इस केस में मैंने आपको क्या बताना था कि हाँ देखो, पहला केस ये है, दूसरा केस ये है, तो फॉर्मूला जो याद रखना है इन दिस पर्टिकुलर केस, आपने जो मैंने बना रखा है वो बना रखा है लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2, पहली वेवलेंथ पहले एटम के लिए पहली वेवलेंथ, दूसरे एटम के लिए उसकी दूसरी वेवलेंथ जो इमिट कर रहा है, और इक्वल टू Z2 माइनस Z1 लेना है, और Z1 माइनस Z1 लेना है, और इसका होल स्क्वायर। बस ये रिलेशनशिप देखो, यहीं से डायरेक्ट आप बना सकते हो, क्योंकि ये वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैंने लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2 लिखा है तो Z2 बाई Z1 आएगा, यहाँ लैम्डा 2 ओवर लैम्डा 1 लिखोगे Z1 बाई Z2 आ जाएगा। सिंपल, जस्ट पुट द वैल्यूज, कुछ भी नहीं करना है, ये रिलेशन याद रखो इस कंडीशन में। तो लैम्डा 1 कितनी है, लैम्डा है, लैम्डा 2 कितनी है, 4 लैम्डा है, Z2 कितना है निकालना है, और Z1 कितना है सर 11 और माइनस 1, और इसका क्या कर दो होल स्क्वायर। तो आप सब बच्चों को नजर आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर यहाँ से हटके इस पे रूट आएगा, तो यहाँ 2 बचेगा केवल, तो Z2 माइनस 1 बाई 10 बचेगा गाइस, जब ये कैंसिल हो रहा है, तो Z2 माइनस 1 इक्वल टू 5 और Z2 इक्वल टू 6। तो जो सेकेंड एटम है उसका एटॉमिक जो नंबर है, सेकेंड एटम जो है उसका जो नंबर है एटॉमिक नंबर, वो ऑब्वियसली 6 है। पहले वाले का 11 है तो दूसरे वाले का 6 है। एंड दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट, बेहतरीन सा फॉर्मूला, एंड दिस इज अमेजिंग, है ना, कमाल की बात, धुरंधर खिलाड़ियों। अब ये IIT 2005 में आया था, लेकिन IIT 2014 में फिर से ये क्वेश्चन इसी पे क्वेश्चन आया था, वो देता हूं पहले, फिर करना तो आपने ही है। फॉर्मूला सेम है, डिक्टो एज इट इज पुट कर देना, बस सॉल्व कर लेना, राइट। चलो भाई देख लो, आप देख लो क्वेश्चन को पढ़ लो, सेम क्वेश्चन है, देख लो आप, क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पढ़ेंगे, सॉल्व आपने ही करना है, कर लेना। 2014 IIT में आया था, जब आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप खुद से करेंगे, क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम तो हमने कर ही ली है। उसने बोला इफ लैम्डा 4 कॉपर इज द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा, तो बी तो 1 ही रहेगा, तो 1 ही लेके चलना है। एक्सरे लाइन ऑफ कॉपर, कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है 29 दे दिया, और एक और है लैम्डा 4 MO इज द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा, इसका भी है, तो इसका बी भी 1 ही रहने वाला है। और एक्सरे लाइन ऑफ मोलिब्लेडन, जो ब्लेडनम है उसका एटॉमिक नंबर 42 है मोलिब्लेडनम का, ठीक है। एंड देन द रेशियो, उनकी वेवलेंथ का रेशियो निकालना है, इस बार वेवलेंथ का रेशियो निकालना, तो Z1 Z2 दे रखा है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 का रेशियो निकाल लेना है। तो इस क्वेश्चन में भी आपने डायरेक्ट क्या करना है, लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2 डायरेक्ट यूज करके Z2 माइनस 1 और Z1 माइनस 1 का होल स्क्वायर करना है। सिंपल है गाइस। पहला अगर आपने कॉपर माना है और दूसरा मोलिब्लेडनम माना है, तो उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। तो पहला यहाँ पे हम कॉपर लिख देंगे, और दूसरा हम यहाँ पे MO लिख देंगे, और यहाँ पे Z2 आपका फिर MO का आएगा, ठीक है। और वो दे रखा है 42 माइनस 1, और इसका आ जाएगा 29,
क्योंकि Z2 ऊपर है। बस सॉल्व कर लेना गाइस, आपका क्वेश्चन बन जाएगा सब कुछ। ये तो और भी घना आसान है, देख लेना। उसने बोला कि क्लोज टू, तो यहाँ पे 1.99, 2.14, 0.50 एंड 0.48 एंड दैट इज दीज आर योर आंसर्स। बाकी तो आप कर ही लेंगे, मेरे को बताना आप कमेंट करके क्या आएगा आंसर, बताना जरूर भाई लोग, ठीक है ना, है ना। सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके तभी रिवाइज होंगे, तभी आपको मजा आएंगे, तभी आपकी कहानी क्लियर होगी आपके कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज रियली ऑसम क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन तो हर साल आता है सर हमारे एग्जाम में। यस, क्या है, चलो देखते हैं भाई, देख लो, पढ़ लो नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी क्या है, और तुम भी समझ लो। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे ना क्वेश्चन को, कंसेप्ट तो चलो हम समझ ही जाएंगे कि क्या है कैसे है, बट सॉल्व कैसे करना है, उसको प्रोसेस में कैसे लाना है, यही तो सीखना है। यही तो मेन टेक्निक है जो बच्चों को आनी चाहिए अपनी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व करने के लिए। तो उसने बोला व्हेन ए सर्टेन फोटोसेंसिटिव सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। तो फोटोसेंसिटिव कोई सरफेस है बच्चों, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये सपोज करो एक लाइट हम इस पे इंसिडेंट करा रहे हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला एक क्वेश्चन है, सीधी सी बात है। और जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू दे रखी है, यानी लाइट जो इंसिडेंट हो रही है उसकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी है न्यू। और हमें पता है लाइट की इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो एनर्जी होती है उसको लिखते हैं एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा से, सीधी सी बात, ठीक है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द फोटो करंट इज दिस। और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में आप जानते हो, तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल इनिशियल दे रखा है V1 और वो माइनस में दे रखा है V0/2। दिस इज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल, है तो नेगेटिव ही होगा ऑब्वियसली। व्हेन द सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब अगर इस सरफेस पे लाइट की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया जाए, मतलब यहाँ पे दूसरी लाइट, तो क्या लाइट आप डाल रहे हो, उस फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो, तो फ्रीक्वेंसी को उसने बदल दिया, कितना, ν/2 कर दिया, है ना, पहले वाले से हाफ कर दे फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका चेंज हो चुका है, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो चुका है, वो -V0 हो गया। तो नेक्स्ट जो स्टॉपिंग पोटेंशियल इस कंडीशन पे आएगा वो दैट इज योर V0, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। यहां से जो लाइट को इंसिडेंट करके इस मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा होगा, उसके लिए मेटल का जो आपका फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी पड़ेगी, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम ν0 से डिनोट करते हैं। तो दिख रहा है तुम्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बाबा की इक्वेशन, आप आइंस्टाइन इक्वेशन का आप यूज करो। दो कंडीशन है, पहली वाली जब दूसरी लाइट डलेगी दूसरी, दोनों को बनाओ, दोनों का यूज करो, सॉल्व कर लो, हो जाएगा। कैसे कर देता हूं पूरा थारे वास्ते। तो जब पहली कंडीशन आई थी तो इक्वेशन बनेगी, आप सब बच्चों को बताओ, जो एनर्जी इंसिडेंट होती है वो वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसके इक्वल हो जाती है। तो पहली एनर्जी की इक्वेशन क्या बनेगी, एच न्यू बनेगी, क्योंकि उसकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इतनी है। और वर्क फंक्शन को एज इट इज रखो, क्योंकि मेटल चेंज नहीं होगा तो वर्क फंक्शन भी चेंज नहीं होगा। और के मैक्स क्या है, चूंकि यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहा है, तो EV0, दिस इज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल है। V लिख लो या फिर VS लिख लो, उसको तुम्हारी मर्जी है। हम काइनेटिक एनर्जी की जो फॉर्मूला है वो EVS लिख सकते हैं, बिल्कुल। और इसकी पहली वैल्यू क्या दे रखी है ना, अगर इसको आप EVS लिख रहे हैं तो VS का पहला स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, -V0/2, तो इसकी जगह -V0/2 लिखेंगे, -V0/2। तो ये इक्वेशन बनेगी H न्यू इक्वल टू 5 - EV0/2। सिंपल। सिमिलरली इस कंडीशन को भी बना लेंगे। इस कंडीशन में क्या आएगा, H/2 आ जाएगा, वर्क फंक्शन सेम रहेगा, और इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस है, प्लस जो इसका के मैक्स है वो EV0 लगेगा, तो E और इसका दे रखा है -V0, तो H/2 इक्वल टू 5 - EV0। कूल है, सुपर कूल है ना, बिल्कुल सर। अब गाइज आप क्या करेंगे, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन and this is your second equation. So no problem. First of all, to find the value of this थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो वर्क फंक्शन से मिलेगी, क्योंकि आपका जो वर्क फंक्शन होता है वही H/0 होता है भाई। वर्क फंक्शन ही तो उससे तो आएगी, तब जब तक वर्क फंक्शन नहीं आएगा तब तक तो बात नहीं बनेगी ना। तो वर्क फंक्शन निकालने के लिए आपको इन दोनों इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। पहले वर्क फंक्शन को एलिमिनेट करो, फिर किसी जो वैल्यू आएगी उसको किसी एक में पुट करके तभी सॉल्व कर पाओगे। तो फिर मैं क्या करूं, क्योंकि V0 के टर्म्स में आंसर नहीं है, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में आंसर है, तो आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। अब आप क्या करो, देखो फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो, यानी इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो H/ν - H/0, इससे जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 0 हो जाएगा, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे प्लस हो जाएगा, तो -EV0/2 EV0। तो यहाँ बचेगा भाई ऑब्वियसली H/2 ही बचेगा, हाफ बचेगा, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो प्लस हो जाएगा, 2 प्लस का बचेगा यहाँ पे, EV0 बाई यहाँ पे 2, ये हो गया कैंसिल। तो देखो H/ν
इसके इक्वल आ रहा है या ये इसके इक्वल आ रहा है, तो हमें पोटेंशियल हटाना है। तो ई वी नॉट की जगह हम एच न्यू लिख देंगे, पहली इक्वेशन में पुट कर दो या दूसरी में, किसी में भी। तो जब यहां पुट करोगे एच न्यू एज इट इज, वर्क फंक्शन एज इट इज, माइनस ई वी नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 से 2 कैंसिल तो हो गया, एच न्यू लिख सकते हैं, तो एच न्यू और बाई 2। अब इसको इधर लेके आओ बच्चों, तो वर्क फंक्शन आ जाएगा, देखो ये हाफ इधर आएगा तो 1 ऐड हो जाएगा, तो 3/2 एच न्यू, और ये आपको पता ही है एच न्यू नॉट है, तो 3/2 एच न्यू, एच से एच कैंसिल, तो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बन रही है दैट इज 3/2 इंटू न्यू। दिस इज योर आंसर। होप्स यू गाइस अंडरस्टूड दिस, दैट इज वेरी बेसिक क्वेश्चन। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट होगा, ये बिल्कुल तुम्हारी क्वेश्चन की तरह ही नॉर्मल क्वेश्चन है। तो इसमें हाँ ये है कि तुम्हारा फॉर्मूला अगेन एक रिवाइज हो गया, कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो गया, एंड दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुपर अमेजिंग, फॉर्मूला डिपेंडेंट है, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये फॉर्मूले याद रखने जरूरी है, मेंस में, एडवांस में, हर जगह आते हैं, क्योंकि फॉर्मूला इनका थोड़ा डिफिकल्ट सा होता है रिमेंबर करने के लिए, लेकिन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो फॉर्मूले भी आपको याद हो जाएंगे। राइट, चलो गाइस पहले देख लेते हैं क्वेश्चन की कहानी क्या है, उसको पढ़ लेते हैं, डेटा नोट कर लेते हैं, फिर अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन सा फॉर्मूला कैसे याद रखा जा सकता है, क्या टेक्निक है, और ये सब कुछ उसके इर्द गिर्द सारी बातें याद रखेंगे तो बेस्ट तरीके से फिर क्वेश्चन को आप अप्रोच कर पाएंगे। ठीक है, लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस। सबसे पहले तो एक सरफेस बना लेते हैं अगेन, तो जैसे जो आपको समझ में आया ना क्वेश्चन पढ़ने के बाद, उसको ड्रॉ करने की कोशिश किया करो, ज्यादा मजा आएगा भाई क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करने के लिए तुम्हारे को। ठीक है, तो लाइट इस पे नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है, बिल्कुल परपेंडिकुलरली इस तरीके से, ठीक है, एकदम 90 डिग्री पे। तो वो एक ऐसा सरफेस पे इंसिडेंट कर रही है कि सारी लाइट को कंप्लीट एब्जॉर्ब करता है, या ना याद रखना भाई, कंप्लीट एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर कंप्लीट एब्जॉर्ब कर लेगा तो लाइट रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी, लाइट वापस रिफ्लेक्ट होके नहीं जाएगी, तो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो गया है। ये तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अब हम आगे बढ़ेंगे, और लाइट जो इंसिडेंट कर रही है विद एनर्जी फ्लक्स दे रखा है, मतलब जब लाइट आ रही है उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी। ये जो लाइट आ रही है इसका एनर्जी फ्लक्स दे रखा है, एनर्जी फ्लक्स। तो ये है क्या, ये दे रखा है आपको कितना, 25 वॉट, ये वॉट है W पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब समझो, वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉट किसकी यूनिट होती है भाई, पावर की, यानी ये तो पावर है, और पर यूनिट एरिया है, तो मतलब पावर अपॉन एरिया तो क्या होती है, इंटेंसिटी। याद आया धुरंधर खिलाड़ियों, दिस इज लाइट की इंटेंसिटी दे रखी है, यानी लाइट की इंटेंसिटी को आप एनर्जी फ्लक्स कह रहे हो, कह सकते हो। ऑब्वियसली फ्लक्स तभी बनेगा जब पर यूनिट एरिया वो इंसिडेंट कर रही होगी। तो दिस इज योर इंटेंसिटी बच्चों, याद रखना, दिस इज योर इंटेंसिटी। तो उसने इंटेंसिटी दे रखी है डायरेक्टली 25 और वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है, इसको मीटर स्क्वायर में आपको कन्वर्ट करना होगा स्टैंडर्ड यूनिट में अगर आपको निकालना है। ठीक है, इफ द सरफेस हैज एन एरिया, और इस सरफेस का एरिया भी दे दिया, अच्छी बात है। तो एरिया कितना है भाई, एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है भाई इसका एरिया। ठीक है बॉस, दिस इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, द मोमेंटम ट्रांसफर टू द सरफेस, यानी जो एनर्जी किसी सरफेस पे टकरा रही है तो मोमेंटम तो ट्रांसफर करेगी भाई ऑब्वियसली। ठीक है, इन 40 मिनट टाइम, तो टाइम भी दे रखा है, जब ये एनर्जी इस पे टकरा रही है तो टाइम कितना, 40 मिनट्स। तो पहले इनकी यूनिट ही चेंज करो, मिनट है तो 60 कर दो। ठीक है, 2400 सेकेंड्स टोटल लगेंगी, इसमें निकालना है, मोमेंटम निकालना है, याद रखेंगे आप, मोमेंटम निकालना है। ठीक है, मोमेंटम कैसे निकाल सकते हो भाई, कोई भी एनर्जी किसी सरफेस को स्ट्राइक करेगी तो फोर्स लगाएगी, और मोमेंटम आपको पता ही है, फिर सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो अगर फोर्स मिल गया। और यहां पे आप सबको पता है कि लाइट जब किसी सरफेस पे टकराती है तो दो चीज जरूर देखी जाती है, लाइट कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगी या रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगी तो मोमेंटम का फाइनल जो मोमेंटम होना था उसका, जो चेंज होना था उसका, यानी फाइनल, वो तो जीरो ही रहेगा, इनिशियल रहेगा केवल, है ना। अगर वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी तो इधर से आ रही थी इधर जाएगी एक दूसरे के अपोजिट, तो ऐड हो जाएगा, 2 टाइम्स होता था ना फॉर्मूला, लेकिन यहां नहीं होगा। तो इस केस में बाकी इसमें कुछ नहीं दिया। अच्छा एक चीज और कर लेना, ये 25 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो इसको भी कन्वर्ट कर लेना भाई, है ना, इसको भी कर लेना 25 और सेंटीमीटर को आप, तो 10⁻⁴ आएगा ऑब्वियसली, तो 25 इंटू 10⁻⁴ आएगा, तब वॉट पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा ये।
ठीक है, ये वॉट पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा बस। अब यहां पे आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, कैसे करेंगे, देखो भाई आप सबको बताया, अगर कभी इसका फॉर्मूला भूल जाओ, डायरेक्ट याद ना हो, क्योंकि डायरेक्ट याद रखना थोड़ा बच्चों के लिए डिफिकल्ट होता है, तो जब भी मोमेंटम पूछे तो मोमेंटम को आप हमेशा फोर्स से कैलकुलेट करो। तो मोमेंटम है डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, तो डेल्टा पी को आप लिख सकते हैं फोर्स इंटू डेल्टा टी बच्चों। अब आप बोलोगे सर ये फोर्स कहां से लाए, तो फोर्स चूंकि यहाँ पे लाइट की बात कर रहे हैं, लाइट टकरा रही है यहाँ पे, तो प्रेशर आपको पता होना चाहिए कि वो लाइट, वो एनर्जी कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, उससे निकल जाएगा। फोर्स प्रेशर इंटू एरिया होता है, तो प्रेशर P ले लूंगा इंटू एरिया इंटू डेल्टा T ले लूंगा। अब ये जो प्रेशर है इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है ना। प्रेशर याद रखना गाइस, प्रेशर जो एक्सर्ट करती है बाय जो लाइट है किसी भी सरफेस पे, और दो कंडीशन में, अगर कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर रही है तो क्या करेगी, तो ऑब्वियसली I/C, तब आपका ये वाला फॉर्मूला होगा। ये होगा जब कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होगा, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, और जब कंप्लीट रिफ्लेक्शन होगा तो 2I/C फॉर्मूला होता है, तब यहां पे ये आता है प्रेशर का फॉर्मूला। 2 टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी बाय C इज द स्पीड ऑफ लाइट, ऑब्वियसली C इज द स्पीड ऑफ लाइट, इंटेंसिटी बाय स्पीड ऑफ लाइट, बस ये यहां पुट कर देंगे आप, तो आपका फॉर्मूला बनके तैयार। और चेंज इन मोमेंटम गाइज आपका आ जाएगा, दैट इज I एरिया डेल्टा टी और बाई सी, सब कुछ पुट करो, क्योंकि ये आप याद नहीं रख सकते ना, तो इस तरीके से आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो होप सो गाइज, इंटेंसिटी आपको 25 इंटू 10 की पावर 4 आप कन्वर्ट कर लेंगे। एरिया कितना दिया है भाई, एरिया भी 25 इंटू 10⁻⁴। अच्छा यार, एरिया तो आपको दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर में ना, इसको मीटर स्क्वायर में करोगे ये तो कैंसिल ही हो गया आपका। और इंटू टाइम कितना है भाई, 2400 है, और सी है 3 इंटू 10 की पावर 8। इसको सॉल्व कर लेना भाई, इसका लगभग जो आंसर दिया है इन्होंने 5 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन सेकेंड दिया है, ऑब्वियसली, ठीक है। यूनिट ये है इसकी, तो इम्पल्स के इक्वल होती है वही वाली यूनिट, है ना। तो दिस इज योर कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन जरूर करनी है, सॉल्व जरूर कर लेना है। तो ये आपके सामने है सब कुछ, ठीक है। होप सो यू गाइस अंडरस्टूड, एंड इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। अब आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ये सब कुछ याद होना चाहिए, याद रखना है कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर रहा है तो I/C रिफ्लेक्ट वाला होगा कि व्हेन द लाइट स्ट्राइक ऑन अ सरफेस एंड सच दैट इट कंप्लीटली रिफ्लेक्ट बैक, देन द प्रेशर विल बी 2 टाइम्स ऑफ I, है ना, 2I/C होगा, फिर ये 2I/C यहां लिखना है, समझ जाएंगे, यस। तो इसको आप रेडिएशन प्रेशर या रेडिएशन फोर्स भी कह सकते हो एक तरीके से, समझ गए आप, यस सर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये जस्ट फॉर योर बेसिक नॉलेज मैंने लिया है, बाकी कोई रीजन नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हम यहाँ पे वेव्स की भी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ही ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, सो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और उसी के क्वेश्चन आई थिंक अब बचे हैं आपके लिए, तो वो कैसे कैसे अच्छे क्वेश्चन बना सकते हैं आप, कैसे अच्छे से उनको डील कर सकते हो, सब सीखने को मिलेगा भाई। यू कैन फिजिक्स पे बने रहना, नए हो सब्सक्राइब करके रख लेना, कमेंट करके जरूर बताना कहीं भी कोई भी डाउट अगर आता है, और विदाउट एनी हेजिटेशन गाइस, राइट। चलो देख लो, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, पढ़ लो और मेरे को बताओ जल्दी से, टाइम, टेक योर टाइम, सॉल्व दिस प्रॉब्लम, लगाओ अपना दिमाग, देखते हैं तुम्हारी बेसिक नॉलेज कितनी खतरनाक है भाई। जो आप यूज करते हो मोबाइल फोन्स, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन आपको पता है, रडार तो आप ऑब्वियसली यूज नहीं करते, सोनार भी आप यूज नहीं करते हो, ठीक है। तो बेसिकली उसने बोला है कि गिवन बिलो इन द लेफ्ट कॉलम आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन यूजिंग द काइंड्स ऑफ वेव, मतलब अलग अलग मोड ऑफ कम्युनिकेशन आपको दे रखे हैं, जैसे फोन हम एज ए कम्युनिकेशन डिवाइस ही तो यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, जो आपका मोबाइल फोन है, ठीक है, रडार है, ये भी सब क्या कम्युनिकेशन के ही एक तरीके हैं। सो इनमें किस टाइप की जो वेव है वो यूज हो रही है, तो वो मैच कराना है, सिंपल। तो सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में, जब हम ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू अपना सिग्नल सेंड कर रहे हैं, ऑब्वियसली एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वहां पे उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन में कौन सी वाली वेव यूज हो रही है, तो याद रखना ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में इंफ्रारेड रेज का यूज किया जाता है, ठीक है, ये इंफ्रारेड है, समझ गए, राइट। और जो रडार वाली है उसमें रेडियो वेव चलती है भाई, ठीक है, जो रडार वाली है वो रेडियो वेव है, ये आपने ये याद रखने वाली बातें हैं, देखो इसमें तो याद ही रखना पड़ेगा। सोनार में तो ऑब्वियसली अल्ट्रासाउंड, ये तो तुमने पढ़ा भी है ना, सोनार जो होगा उसमें अल्ट्रासाउंड होगा, अल्ट्रासाउंड जो होंगी वो आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, जो वेव जो रहेंगी। और अब तुम्हारा जिसके बिना तुम रह नहीं सकते हो, सो नहीं सकते हो बॉस, ठीक है, परेशान हो जाते हो, मोबाइल फोन्स बहुत जरूरी भी है आज के युग में, आज की टेक्निकली
जब आप इसका यूज करते हो, अगर अच्छे से इसका यूज कर रहे हो तो तुम्हें बहुत कुछ सिखा के जाएगा। तो कौन सी वेव यूज हो रही है? माइक्रोवेव। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो ये आप जब ही कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन जब आपको ये चीजें याद होंगी, वरना देखो प्यारे प्यारे से क्यूट से दिखने वाले क्वेश्चंस भी आपके गलत हो जाएंगे अगर आपको याद ना हो कि कौन सी वेव का यूज किया जा रहा है इन मोड ऑफ कम्युनिकेशन में। तभी आपसे गलत हो जाएगा, तो याद रखने वाली बात है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ऐसा क्वेश्चन IIT एडवांस में अभी पिछले साल भी पूछा गया है, मेंस में तो पूछा ही जाता रहा है, और मेरे ख्याल से नीट में भी आया, तो नीट में और आगे आ सकता है, क्योंकि ये फॉर्मूला डिपेंडेंट है। ऐसे फॉर्मूले बच्चों को कम याद रह पाते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है तुम्हें ऐसे फॉर्मूले की बेहतरीन तरीके से लिस्ट बना के रखनी है, राइट? चलो देखो, ध्यान से समझो, सोचो, पढ़ो और फिर सॉल्व करो, फिर देखो क्या है। और ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना भाई, जिसमें कैलकुलेशन मैटर कर जाती है। मतलब अगर बच्चों को फॉर्मूला याद है, वो कैलकुलेशन फंस जाएगा, तो कहीं नहीं फंसना है, कैलकुलेशन को बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है। उसने बोला 27 मिली वॉट। ओ 27 मिली वॉट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? तो ये तो पावर दे दी आपको, तो दैट इज 27 मिली वॉट। तो इसको आप लिख सकते हो 27 इंटू 10⁻³ वॉट। कूल है, सुपर कूल है सर। एक्चुअली लेजर बीम हैज ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 10 mm², यानी जो लेजर बीम है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है 10 mm² है, तो 10 इंटू mm-3 होगा, तो 10⁻⁻6 आ जाएगा, यानी ओवरऑल 10⁻⁻5 मीटर मीटर स्क्वायर आप लिख सकते हो। ठीक है, ये आप लिख सकते हो भाई लोग। अब हम क्या करेंगे? द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E0 लिखते हैं, जिसको पीक वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं हम। तो इसका मैग्नीट्यूड आपने निकालना है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए तुम्हारे को। ठीक है, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है इन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। EM वेव की बात कर रहा है। परमिटिविटी की वैल्यू दे दी है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू दे दी है, पावर दे दी है, तो क्या कर सकते हो आप? एरिया दे दिया है, एरिया पता है, जब पावर पता हो, और EM वेव की बात करें, EM वेव, और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करा दे, तो एक मात्र फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज, याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो 12ε0 E0 का स्क्वायर इंटू C होता है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला है भाई लोग, याद रखना है। तो ये जो इंटेंसिटी होती है EM वेव की, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत बार इस पे हर एग्जाम में टफ से टफ, इजी से इजी इस पे क्वेश्चन बने हैं। तो I इज इक्वल टू 12ε0 E0 का स्क्वायर। E0 इज द पीक वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यू कैन से द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट बाय द वे। सो यहाँ पे इंटेंसिटी, आप बोलोगे सर इंटेंसिटी दे दी सर, हमारे को तो पावर दे रखी है, तो भाई अभी तो बताया मैंने, पावर इंटेंसिटी क्या होती है? पावर अपॉन एरिया। सिंपल, आपको ये निकालना है, बस सॉल्व कर लेना, कर लोगे? हाँ देखो, पावर कितना है? 27 इंटू 10⁻⁻³ है। एरिया कितना है भाई? एरिया 10⁻⁻2 है, इज इक्वल टू हाफ इंटू ε0। देखो वैसे तो याद होना चाहिए, नहीं है तो जो दे रखा है वही यूज करना होता है, ध्यान रखना। तो दे रखा है 9 इंटू 10⁻⁻12 इंटू E0 का स्क्वायर इंटू C 3 इंटू 10⁻8। इसको सॉल्व करो, मेरे ख्याल से कर लोगे होले होले, आराम से, प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है। तो E0 की लगभग वैल्यू बच्चों यहाँ से 1.4 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर आएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1.4 किलो, है ना, इसको आप किलो वोल्ट पर मीटर लिख सकते हो। लगभग इतना आ जाएगा, डोंट वरी। सो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताना था, जो कि मैंने आपको बता दिया है। आप स्मार्ट हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटली सॉल्व करके जरूर देखना और मेरे को बता देना, ठीक है? ओके सर, कर लेंगे हम, विश्वास रखो हमारे ऊपर, हम कर लेंगे सॉल्व। अब तो देखो यार, तुम लोग की प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, बहुत सारे टेस्ट आपने अटेम्प्ट कर लिए होंगे, दे लिए होंगे, टेस्ट सीरीज आपकी चली है, एंड धीरे धीरे कुछ लोगों को हेयर सिलेबस ने भी नहीं हुआ होगा ऑब्वियसली, लेकिन जिन्होंने बहुत स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिया होगा तो उनका सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म। तो इस समय टेस्ट बहुत जरूरी होते हैं, टेस्ट देना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, अपना रिविजन करना,
बढ़िया प्रैक्टिस करनी क्वेश्चन की, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, उतना ज़्यादा ज़रूरी कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर भरेगा, जो तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए हेल्प करेगा। ऑब्वियसली जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपकी परफेक्शन तो भाई आ ही नहीं सकता ना। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक चीज़ खास होती है, अगर इस टेक्निक को आप सीखना चाहते हो, आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को कई बार सॉल्व करना पड़ेगा। भले ही वो सेम टाइप की फिर प्रॉब्लम रहे, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। समझ गए? बाकी ये सीरीज आपको अच्छे लेवल तक लेके जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। नेक्स्ट आने वाले सीरीज भी आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करेंगे, ठीक है? टेंशन मत लेना, बने रहना, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो भाई लोग, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ऑसम, बेहतरीन तरीके से डिजाइन की गई एक प्रॉब्लम है, प्यारी सी बेसिक है। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से डिजाइन की गई है, बाय द वे, दैट्स सो इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ इंटेंसिटी, अगेन क्वेश्चन आपके सामने है, ईएम वेव है, ठीक है? तो ई वेव्स हैं आपके पास, ई नहीं बोलेंगे हम, इनको ईएम ही बोलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है? इंटेंसिटी आपको दे दी है 50, बढ़िया, वॉट पर मीटर स्क्वायर, परफेक्ट है सर। एंटर्स इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन विदाउट एनी लॉस, ईएम वेव एयर से निकल के किसी मीडियम में जा रही होगी। पहली बात, ईएम वेव किसी मीडियम में एंटर कर रही है, कोई मीडियम है इस साइड जो भी है एक मीडियम है, और जो ईएम वेव है वो इस तरीके से इसमें जा रही है, सपोज करो, और इधर एयर है और ये मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का तो 1 ही होता है ना? तो वो इसमें एंटर कर रही है, इसमें जा रही है, ऐसे समझ लिया जाए। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वेव बिफोर एंड आफ्टर एंटरिंग इनटू द मीडियम। कुछ समझ में आई बात? उसने बोला द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब वो एयर से मीडियम में जा रही है, तो बिफोर एंटरिंग द मीडियम, यानी जब एयर में है और जब मीडियम में है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, the ratio of the magnitude of electric field and the ratio of the magnitude of magnetic field, तो ऑब्वियसली एयर में है तो मैक्सिमम ई नोट और बी नोट ही रहेगा, इनके मैग्नीट्यूड का रेशियो, और जब ये इसमें एंटर कर जाएंगी तो वो ई, मीडियम में ई ले लेंगे और इसका भी बी ले लेंगे, ई बाई बी हो जाएगा, क्योंकि मीडियम में है। ऑब्वियसली यहाँ पे ई नोट बाई बी नोट ले लेंगे, इनका रेशियो बताना है। तो चांदी मेरे, आपको ये समझना पड़ेगा ये कहानी कि ई नोट बाई बी नोट, यानी ई बी बाई का रेशियो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है, पहली बात, ठीक है? ये भी आपको यहां पे समझना ही पड़ेगा, और इस तरीके से आप इस कहानी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब एयर में लाइट ट्रेवल कर रही है तो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगा, लेकिन जब वो मीडियम में जा रहा है तो ई बाई बी का रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाली वी के इक्वल होगा। तो इस दिस डिवाइड बाय दिस का रेशियो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ई नोट बाई बी नोट ओवर ई बाई बी का रेशियो अगर निकालेंगे तो सी बाई वी हो जाएगा, और सी बाई वी क्या है, सी बाई वी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो इट मींस ये तो एन के इक्वल आ रहा है। मतलब ये जो रेशियो निकल के आ रहा है ना भाई, ई बाई बी नोट इनका मैग्नीट्यूड डिवाइड में ई बाई बी इनका मैग्नीट्यूड, ये तो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल आ रहा है ना निकल के। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है कि ये जो रेशियोज है इनकी वैल्यू बताओ अलग अलग, तो जब इनका रेशियो एन आ रहा है तो इनकी अलग अलग वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है। देखो, इसकी वैल्यू क्या पुट कर दूं और इसकी क्या पुट कर दूं कि कैंसिल करके एन आ जाए, ऑप्शन से ढूंढो। अगर पहला ऑप्शन लोगे, इसकी वैल्यू अगर मैं रख दूं 1/√2, पहले ऑप्शन में दिया है, और इसकी वैल्यू लिख दूं अगर मैं √n, तो देखो √n 1/n बन जाएगा, जबकि n होना चाहिए, तो ये करेक्ट नहीं है, पहला ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। सेकंड ऑप्शन अगर ले लूं √n, नीचे भी √n, ये तो 1 हो जाएगा, ये भी करेक्ट नहीं है, n आना चाहिए। थर्ड ऑप्शन 1/√n, 1/√n, वो भी 1/n, वो भी करेक्ट नहीं है तुम्हारे लिए। तो लास्ट का ऑप्शन देखो, इसके जगह लिख दूं अगर बच्चों मैं √n, और इसकी जगह लिख दूं मैं अगर 1/√n, तो √n ऊपर जाएगा, n होगा, यानी ये वाला सही है। तो आपका ई नोट बाई बी नोट की वैल्यू √n के इक्वल होनी चाहिए, और ई बाई बी की वैल्यू 1/√n के इक्वल होनी चाहिए। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सेल्फ एडजस्टमेंट के थ्रू आपने सॉल्व करना था, अपनी बेसिक नॉलेज का यूज करके। सुपर कूल ना? चलो धुरंधर खिलाड़ियों नेट के खिलाड़ियों, और कुछ बच्चे हो सकता है जेई वगैरह के भी इसको देख रहे हों, क्योंकि आईआईटी एडवांस की प्रॉब्लम्स है आपके लिए बहुत अमेजिंग है फॉर बोथ एग्जाम्स, ठीक है? और ये जो क्वेश्चंस है, अब मेंस के क्वेश्चन यहाँ पे चल रहे हैं, सम ऑफ द क्वेश्चन जो थे वो आईआईटी के थे, और इसमें
सम ऑफ द क्वेश्चन आपके मेंस के क्वेश्चन है, लेकिन जो अच्छे वाले हैं, जो बहुत इजी वाले वो तो मैंने लिए ही नहीं, जो अच्छे वाले जिनमें कुछ ट्रिक है, कुछ अच्छे तरीके से उसको अरेंज किया गया है, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया एंड समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं भाई। ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, पढ़ लिया जाए क्वेश्चन की कहानी और देख लिया जाए, समझ लिया जाए। उसने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम एयर एंटर्स इन अ मीडियम। अगेन एक ईएम वेव है, बहुत अच्छे से समझ लेना। एक ईएम वेव है, वो एयर से एंटर कर रही है किसी मीडियम में, ये आपको समझना पड़ेगा भाई। एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्वियसली 1 ही रहेगा, और मीडियम है तो कुछ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेना, जो भी दे रखा होगा बाय द वे उसने, हमने ऐसे मान लिया। द इलेक्ट्रिक फील्ड आर दिस एंड दिस। तो जब वो एयर में है तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की वैल्यू दे रखी है आपको E01, ठीक है, और ये जा रहा है आपका एक्स कैप पे, ठीक है, और ऐसे लिखा हुआ है एक्स कैप, और कॉस का इसका फंक्शन है 2 पाई न्यू है, और जेड बाई सी माइनस टी। इक्वेशन आपको याद होना चाहिए एयर में। और जब वो मीडियम में जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है दैट इज E02 एक्स कैप, और यहाँ पे भी कॉस का फंक्शन है, के बाहर रखा है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट होता है, आप सबको पता है 2z है, माइनस सी टी है, इस तरीके से दे रखी है कहानी। समझाऊंगा, डोंट वरी। वेयर के इज द वेव नंबर ही रहेगा ऑब्वियसली। फ्रीक्वेंसी रिफर टू द न्यू एंड वैल्यूज इन एयर, एंड द मीडियम इज नॉन मैग्नेटिक। याद रखना जिस मीडियम में वो जा रही है वो नॉन मैग्नेटिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, नॉन मैग्नेटिक, इसका मतलब होता है अगर नॉन मैग्नेटिक है बच्चों, इसका जो रिलेटिव परमेबिलिटी होगी वो नॉन मैग्नेटिक के केस में 1 इसमें और इसमें आपकी सेम ही मानेंगे, क्योंकि वो नॉन मैग्नेटिक है, वो आप कैंसिल ही कर सकते हो एक तरीके से, है ना। तो नॉन मैग्नेटिक का मतलब उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, पहले तो इक्वेशन समझ लो। इक्वेशन के साथ एक्स कैप लगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे है, और जो वेव है इसकी वो किधर जा रही होगी, यहाँ पे जेड लिखा हुआ है, जेड एक्सिस पे जा रही होगी, ये इसका मतलब है, ध्यान देना। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों मीडियम में एक्स एक्सिस पे है और वेव का ट्रेवल जो है वो जेड एक्सिस पे है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपसे पूछ रहा है द मीडियम इज दिस, अब पूछ क्या रहा है ये भी देख लेते हैं। If epsilon R1, epsilon R2 refer to the relative permittivities of air and medium respectively, which of the following option is correct? तो बताओ, पहले मीडियम में एयर में एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी अगर ये है और इस मीडियम में रिलेटिव परमिटिविटी अगर ये है, तो बताओ इनका रेशियो क्या होगा, है ना प्यारा क्वेश्चन। इनका रेशियो, क्योंकि मीडियम तो नॉन मैग्नेटिक है, तो जो यहाँ है वो यही होगा, तो वो तो सेम ही रहेगी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो भाई जब इनका रिलेटिव परमिटिविटीज का, दोनों एयर में और मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटीज का रेशियो पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे डील कर सकते हो। सबसे बड़ा मुद्दा इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने का है कि सॉल्व कैसे करें, पता कैसे चले क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जब भी इक्वेशन गिवन हो बच्चों, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि रिलेटिव प्रॉपर्टीज आपके पास कहां से आ सकती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आ सकती है ऑब्वियसली, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का क्या होता है, अंडर रूट ऑफ म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर होता है, अगर आपको याद हो तो यहीं से आएगा। तो एक चीज तो आप कंफर्म रखो, ये तो है ही नहीं, तो म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट एप्सिलॉन आर है, तो पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो स्पीड ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है, यानी म्यू होता है c/v, और c तो कांस्टेंट रहेगी, जो एयर वाला केस रहेगा तो उसमें तो कांस्टेंट रहेगी, तो म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, तो यहाँ पे मैं 1/v अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर भी तो लिख सकता हूँ। तो मुझे स्पीड निकालनी है दोनों वेव की, पहले में भी और दूसरे में भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ v2/v1 इक्वल टू अंडर रूट एप्सिलॉन r1 ओवर एप्सिलॉन r2। अब देखो, जो पहले वेव की इक्वेशन है वहां से उसकी स्पीड आ जाएगी, पहले वेव की स्पीड, और याद रखना वेव की स्पीड, वेव स्पीड जब भी इक्वेशन से निकालनी पड़े v, तो ये होती है कोफिशिएंट ऑफ t, t जहां भी होगा इसमें उसका कोफिशिएंट लो, डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ जो उसका एक तरीके से जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर ली वो वाला फैक्टर लिखना होता है, यानी z वाला, उसका कोफिशिएंट ऑफ z, यहां से v निकलेगा आपका। तो अगर मैं पहला v निकालूंगा तो v1, तो कोफिशिएंट ऑफ t क्या होगा, देखो इस ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ है तो पहले उसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ध्यान रखना। तो ये मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और ये इसमें भी, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पे v1 में निकालूंगा कोफिशिएंट ऑफ t 2 पाई न्यू, कोफिशिएंट ऑफ z आएगा, ये भी आएगा बाई c भी आएगा, तो 2 पाई न्यू बाई c, ये कैंसिल, तो ये c के इक्वल आ गया। यानी पहली जो वेव है जो एयर में है वो लाइट ऑफ स्पीड से ही ट्रेवल कर रही है,
उसका v1 ऐसे हमने निकाल दिया। ऑब्वियसली अब तुम्हें पता भी होना चाहिए था। अब दूसरा कैसे निकालूं मीडियम में, तो v2 निकालूंगा, अगेन कोफिशिएंट ऑफ t, तो ये रहा, और ये केवल इस वाले ब्रैकेट से बाहर है k को इसमें मल्टीप्लाई करो और इसमें भी करो, तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ t ck आ जाएगा, देखो ck, और बाई z तो 2k आ जाएगा, दैट इज 2k, k कैंसिल, तो यहाँ पे c/2 आ गया। तो मीडियम पे जो स्पीड रहेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो इसकी हाफ हो गई कि नहीं, c/2, बस ये अगर पता चल गया तो बात बन गई। तो v2 कितना आया, c/2, ये कितना था, c से c कैंसिल, और अंडर रूट में r1 ओवर r2, और ये हो जाएगा कैंसिल, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ई r1 ई r2, दिस इज 1/4। प्यारा क्वेश्चन है, इसमें कोई शक नहीं है, बस तुम्हें ये रिलेशंस पता होने चाहिए, फिर तुम्हें स्टार्ट करने का तरीका पता होना चाहिए, फिर ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्लास 11th में हमने सीखे थे वो पता होना चाहिए कि वेव को कैसे स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल किया जा सकता था, सॉल्व किया जा सकता था। एक और ऐसे ही क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन है, वो भी ऑसम है, उसका कॉन्सेप्ट भी ऑसम माना जाता है, क्योंकि वैसे क्वेश्चन देखने को काफी मिलते हैं, ठीक है बॉस। तो यार ये ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं है, 10 क्वेश्चन है टोटल वीडियो 2 में, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सारे आपके रिवाइव हो चुके हैं, और वीडियो 1 से ऑब्वियसली आपको सारे मॉडर्न फिजिक्स के ऑलमोस्ट जो मेन टॉपिक्स होते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत आते ही रहते हैं, तो आप सब बच्चों को इनके बारे में पता होना चाहिए, खुश रहना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, डाउट आ गया तो पूछ सकते हैं, यू कैन फिजिक्स पे बने रहना, लास्ट तक आपको अमेजिंग तरीके से हम पढ़ाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करना जरूर सिखाएंगे, क्योंकि सबसे द बिगेस्ट super strong skill for a student to crack any competitive exam is solving problems, right? So there we go, and this is the last problem. Let's see guys, उसने बोला था मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगेन EM वेव का क्वेश्चन है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है आपको इक्वेशन के फॉर्म में। तो B की वैल्यू दे रखी है आपको 3 × 10⁻⁸ साइन ऑफ 200 पाई y प्लस CT, क्लोज करेंगे इसको ऐसे क्लोज कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे आई कैप लिखा हुआ है इतना टेस्ला, ठीक है जनाब। वेयर C की वैल्यू आपको दे रखी है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ होता है मीटर पर सेकेंड, इसमें शायद -8 लिखा है, देख लेना आप, चेक कर लेना, तो ये होता है, ये तो हमें पता ही है। द कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की बनानी है, बना लेंगे, ऐसे क्वेश्चन तो आराम से बनाए जा सकते हैं, बस एक जगह फंसता है बच्चा, ध्यान से देखना बच्चों, इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें, B = दिस, तो साइन के बाहर जो होता है उसकी पीक वैल्यू होती है मैक्सिमम B0, जिसको आप लिखेंगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया पहले, अगर इस वाले जिसमें y है या x है या z है जो भी है, और t वाला फंक्शन है, उसके बाहर ब्रैकेट में कुछ भी, उसको पहले अंदर मल्टीप्लाई करो, तो मैं B = लिखूंगा 3 × 10⁻⁸ साइन ऑफ, इसको एक ही ब्रैकेट बना देंगे तो 200 पाई y लिख देंगे प्लस 200 पाई c × t लिख देंगे, और ये जो B है ये आई कैप पे है, यानी मैग्नेटिक फील्ड x एक्सिस पे है, मैग्नेटिक फील्ड x एक्सिस है, ये y है और ये z है, और वेव किधर ट्रैवल कर रही होगी वो इनके अंदर वाले फंक्शन से पता चलता है, यानी y वेव जा रही होगी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक y पे, और B आपका इधर है, तो ये तो पक्का कंफर्म हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने वाला है B के, ठीक है, तो वो इधर ही होगा, z एक्सिस पे होगा, लेकिन प्लस z पे हो गया माइनस z पे, ये नहीं पता, यही पता कर लो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। और बस एक वैल्यू देख लो, उसकी पीक वैल्यू क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि E की जब आप इक्वेशन लिखेंगे वो लिखेंगे E0 साइन ऑफ, ये एज इट इज रहेगा 200 पाई y प्लस 200 पाई c × t। डायरेक्शन देखना है तो वो z एक्सिस पे जाएगी, ये तो पक्का कंफर्म है, यानी k कैप आना चाहिए, वोल्ट पर मीटर यूनिट होती है, ये तो कंफर्म है। अब E0 चाहिए और k कैप प्लस हो गया माइनस वो चाहिए ऑब्वियसली, है ना, तो E0 तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट को हम E0/B0 लिख सकते हैं, तो E0 बच्चों यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट को उसमें मल्टीप्लाई कर दो, यानी स्पीड ऑफ लाइट को इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 3 9 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 9 ही बचेगा, तो E आपका आ जाएगा 9 × साइन ऑफ, ये रेस्ट ऑफ द थिंग्स इज सेम। अब आपको यहाँ पे डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, तो बच्चों जब भी डायरेक्शन डिफाइन करना हो कि वेव किधर को जा रही है, और उसके लिए E वेक्टर और B वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं, E × B देखते हैं, ध्यान देना, E × B, अगर वेव आपकी दिख रहा है यहाँ पे इक्वेशन से y एक्सिस की तरफ जा रही है, यानी प्लस j कैप की तरफ जा रही है, तो प्लस j कैप कब आएगा, देखो B की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, B के लिए कौन सा वेक्टर दे रखा है, आई कैप,
तो अगर बी के लिए आई कैप दे रखा है और ई तो किस पे आएगा पक्का, जेड पे आएगा, और जेड पे के कैप है। तो अगर मैं के कैप लिख दूं तो के क्रॉस आई तो ये तो माइनस जे होता है, जबकि वेव आपकी प्लस जे पे जा रही है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब माइनस के कैप अगर लेंगे तो ये सही आएगा, क्योंकि माइनस के कैप एक एक्स्ट्रा माइनस देगा तो ये प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पक्का आप माइनस के कैप के साथ होना चाहिए था। एंड दिस इज योर करेक्ट एंड दिस इज योर कॉन्सेप्ट। हमेशा याद रखना, ई क्रॉस बी निकालो, वो जो भी देगा वेक्टर वो आपकी ट्रैवलिंग वेव की डायरेक्शन बता देगा। ओके गाइस, सो ये कंप्लीट हो चुकी है आपकी शीट। डाउनलोड करके आपने अगेन घर पे प्रैक्टिस करना है। आईआईटी के क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना। एंड दिस इज वेरी अमेजिंग सीरीज टू ऑल ऑफ यू गाइस, एज यू नो। और इसकी प्रैक्टिस आप करते रहना, बहुत जरूरी है, आपको कॉन्फिडेंस देगी। नेक्स्ट जो सीरीज बनेगी, अभी कुछ यूनिट्स बची हैं इसमें, जैसे ईएमआई और एसी का लेक्चर नेक्स्ट आएगा, उसके बाद मैग्नेटिज्म वाला आएगा, एंड देन इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके बाद फिनिश, कंप्लीटली फिनिश, ठीक है। उसके बाद जो आपका लास्ट होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, आईआईटी में उसके क्वेश्चन नहीं आते, मेंस में आते हैं, बट नीट में इतने आ चुके हैं कि बच्चा उनको कर सकता है और बच्चा प्रैक्टिस कर लेता है, नीट के बिहाफ पे भी करके जाएगा तब भी हो जाएगा, तो कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। मेन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक बचेगा और एमईसी बचेगा। कल आपको ये जो लेक्चर है, मतलब आज या कल आपको ये लेक्चर भी प्रोवाइड हो जाएगा, और नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा आपको वो फिर आपको टू बी वेरी सून, विद इन वीक आपके सारे की सारी लेक्चर कंप्लीट होके ये सीरीज हम कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट कौन सी सीरीज स्टार्ट होगी उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको दी जाएगी बच्चों। ओके, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करते रहे। कोई भी दिक्कत हो विदाउट एनी हेजिटेशन बता जरूर देना, नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको ऐसा लगे कि आपको मजा आ रहा है, आप सीख रहे हो, आपके लिए ये सीरीज एक नंबर तरीके से हेल्प कर रही है, तो यार अपने यार दोस्तों को बताएं, जरूर बताएं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट? ऑल द बेस्ट।